हेलो दोस्तों, लक्ष्य जेआरएफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस महान विचारक की जो अपने वैज्ञानिक सिद्धांत के बल पर पूंजीवादी साम्राज्य को गिराना चाहते थे और उसके स्थान पे शोषण विहीन, जात विहीन, धर्म विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिससे कि आज पहले की तरह साम्यवादी खुशहाली स्थापित हो। व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो एक दूरी बनी है, एक जो दीवार खड़ा है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की दीवार खड़ी है, वो दीवार गिराना चाहते थे। व्यक्ति व्यक्ति के बीच प्रेम के रिश्ते स्थापित करना चाहते थे। सामाजिक वातावरण को सही करना चाहते थे। अमीरी गरीबी का भेद मिटाना चाहते थे। तमाम लोगों को, सभी लोगों को एक बराबर में लाना चाहते थे। सभी व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करें और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें, ऐसी समाज की स्थापना करना चाहते थे। समानता और वास्तविक स्वतंत्रता के पुजारी कार्ल मार्क्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय की। तो कार्ल मार्क्स जो हैं वो प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे, जिनका जन्म जो है पश्चिमी प्रशा में 1818 में हुआ था। मार्क्स की शिक्षा जो है वो बान तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ था, जहाँ पे वे हीगल के चिंतन से बहुत प्रभावित हुए थे और हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को लेकर के बाद में जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का विचार दिए। मार्क्स जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उग्र विचार रखते थे और इसी उग्र विचार के कारण जो है इनको विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का पद नहीं मिला। तो ये क्या है, ये एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किए। मार्क्स 1843 ईस्वी में समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस गए और वहाँ पर वह प्रूदो, बाकुनिनी और मेजिनी इत्यादि जैसे विद्वानों के संपर्क में आए और इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और यहीं पर इनकी मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंजल्स से हुई थी। फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स के जो विचार थे, आर्थिक समस्याओं पर इन दोनों के विचारों में काफ़ी समानता मिली और इन्हीं समानता से इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई और ये मित्रता जो है आजीवन रहा और ये दोनों आजीवन साथ रहें और दोनों मिलकर अनेक पुस्तकों की रचना की है। मार्क्स सिद्धांत की रचना करते रहें और एंजल्स जो हैं वो समाजवाद के संगठन की दिशा में कार्य करते रहें, समाजवाद की संगठन को बनाते रहें और एंजल्स जो हैं मार्क्स के सहयोगी के रूप में, उनकी रचनाओं के संपादक के रूप में, एक स्वतंत्र लेखक के रूप में मार्क्सवाद के विचार में अमूल्य योगदान दिए। अब बात करते हैं मार्क्स की रचनाओं के बारे में। तो मार्क्स की जो रचनाएं हैं वो द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि 1844 में लिखी गई थी, ये मार्क्स की ये जो रचना है ये काफ़ी समय तक मिली नहीं थी, मतलब ये काफ़ी समय तक अज्ञात थी। 1927 में ये रचना जो है जर्मन के सामाजिक लोकतंत्रवादियों के अभिलेखागार में पड़ी मिली। अतः क्या हुआ कि 1932 ईस्वी में इस पुस्तक को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था। बाद में इस पुस्तक को कई अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है या ऐसा माना जाता है कि मार्क्स की ये जो पुस्तक है यह मार्क्स की प्रौढ़ावस्था के चिंतन है, जिसे तरुण मार्क्स माना जाता है या नव मार्क्स माना जाता है। अब बात करते हैं मार्क्स की अगली पुस्तक के बारे में। तो मार्क्स की जो अगली पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो कि 1844 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी अगली पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र, इसके बारे में
लंदन में जो है मजदूर वर्ग जो थे वो एक कांग्रेस या एक सभा का आयोजन किए थे, जिसका नाम उन्होंने साम्यवादी दल रखा था। दूसरे कांग्रेस मतलब दूसरी सभा जब हुई थी तो मार्क्स को सभा के लिए एक घोषणा पत्र बनाने के लिए कहा गया था। तो अतः मार्क्स जो है 1848 ईस्वी में ये साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किए थे। मार्क्स का ये जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, यह विश्व की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं मार्क्स के दूसरे पुस्तक की, जो है कि दास कैपिटल मार्क्स की पुस्तक ये 3 खंडों में विभाजित है। और इसका पहला खंड जो है 1867 ईस्वी में मार्क्स स्वयं प्रकाशित करे थे, और इसका दास कैपिटल का दूसरा और तीसरा खंड जो है मार्क्स के देहांत के बाद से उनके जो भी पत्र पत्रिकाएं थी उनको एकत्रित करके एंजल्स ने 1845 और 1894 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। मार्क्स का यह पुस्तक दास कैपिटल जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अब बात करते हैं मार्क्स की अगली पुस्तक की। तो मार्क्स का जो अगला पुस्तक है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जो कि 1848 से 50 ईस्वी के बीच लिखा गया था। इनकी अगली पुस्तक है द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, जो 1852 में प्रकाशित हुआ। अगली पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब बात करते हैं मार्क्स के अगली पुस्तक के बारे में, जो कि वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, जो कि 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनकी अगली पुस्तक की बात करें तो द सिविल वार इन फ्रांस, जो कि 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मार्क्स की और भी जो पुस्तकें हैं उनमें द गोथा प्रोग्रामा, जो कि 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनकी अगली पुस्तक जो है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो कि 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बात करते हैं मार्क्स की अगली पुस्तक की, तो सोशलिज्म लिटोपियन एंड साइंटिफिक, जो कि 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी नेक्स्ट पुस्तक जो है द होली फैमिली, और नेक्स्ट पुस्तक द जर्मन आइडियोलॉजी, और इनकी अगली पुस्तक है ऑन इंडिया। तो इन पुस्तकों में से द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, ऑन इंडिया और दास कैपिटल जो है मार्क्स जो है एंजल्स के साथ मिलकर इन पुस्तकों की रचना करते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की। मार्क्स जो हैं अपने पूर्ववर्ती समाजवादी, जिनमें सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन हैं, को कल्पनालोकीय समाजवादी कहते हैं। मतलब कि मार्क्स से पहले जो समाजवादी थे, जो सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, वो पूंजीपतियों की दया पर निर्भर थे। वे मानते थे कि पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन होगा और वे मजदूर वर्ग का शोषण करना बंद कर देंगे। अतः उनके पास जो है कोई एक ठोस कदम नहीं था, कोई ठोस नियम या कुछ ऐसा नहीं था जिनसे कि वे पूंजीपतियों को शोषण से मुक्त करा सकें। अतः मार्क्स जो हैं उन समाजवादियों को कल्पनालोकीय समाजवादी कहते हैं। मार्क्स उस समय की तत्कालिक जो समाजवाद होता है उसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं और एक नई विचारधारा, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, की नींव रखते हैं। तो मार्क्स जो हैं वो 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सी करते हैं? पहला कि स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखते हैं। मार्क्स जो है समाज का ऐतिहासिक रूप से वर्णन करते हैं, इतिहास के आधार पर वर्णन करते हैं। अतः अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, अर्थात इतिहास के आधार पे समाजवाद के विकास की व्याख्या करते हैं और साम्यवाद को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के जो भी साधन हैं उन पे
प्रकाश डालते हैं या उन पे बात करते हैं। अतः मार्क्स जो है स्वप्नदर्शी समाजवाद का खंडन करते हुए इतिहास के आधार पे समाजवाद की नींव रखते हैं, जिसे कि वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। दूसरा जो परिवर्तन करते हैं वो कि सर्वहारा समाजवाद का सिद्धांत देते हैं, जहाँ की देखते हैं कि पूर्ववर्ती जो समाजवादी रहते हैं उनके पास कोई ठोस नियम नहीं होता है, कोई ठोस विचार नहीं होता है जिनसे कि वो सर्वहारा वर्ग के शोषण से मुक्ति दिला सके। पूंजीवादियों के द्वारा जो सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है उनसे मुक्ति दिला सके, उनके पास कोई ठोस नियम नहीं होता है। मार्क्स यहाँ पे कामगार वर्ग को एक नई चेतना देते हैं। वो नई चेतना क्या है? क्रांति। मार्क्स जो है क्रांति के आधार पे क्रांति का सिद्धांत देके समाजवाद को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। मार्क्स जो हैं वे कामगार वर्ग को पूंजीपतियों के विरुद्ध करते हैं, पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता दिखाकर एक योजना प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स के जो भी विचार हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं या उनको हम दो धाराओं के रूप में देखते हैं। पहली धारा जो है जिसे चीर सम्मत मार्क्सवाद कहते हैं। चीर सम्मत मार्क्सवाद में चार चीज़ें प्रमुख हैं। मार्क्स के चार सिद्धांत जो हैं वो चीर सम्मत मार्क्सवाद के अंतर्गत आती हैं। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा सिद्धांत जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब अगला जो सिद्धांत है वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चीर सम्मत मार्क्सवाद में अगला जो सिद्धांत है वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मतलब मार्क्स के विचारों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला चीर सम्मत मार्क्सवाद और दूसरा मार्क्स का मानववादी चिंतन। चीर सम्मत मार्क्सवाद में चार चीज़ें प्रमुख हैं या उनके चार सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब मार्क्स के दूसरा जो रूप है उसको मार्क्स के मानवतावादी चिंतन कहते हैं या नव मार्क्सवाद के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्स के चीर सम्मत मार्क्सवाद के बारे में देखते हैं। तो चीर सम्मत मार्क्सवाद का सबसे प्रमुख जो पहला सिद्धांत है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्स के चिंतन का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्स के चिंतन का आधार प्रस्तुत करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला द्वंद्वात्मक और दूसरा भौतिकवाद। मार्क्स जो हैं द्वंद्वात्मक सिद्धांत को हीगल के सिद्धांत से ग्रहण करते हैं, जिसके अनुसार इससे सृष्टि की रचना हुई है और भौतिकवाद सृष्टि का मूल तत्व है। मतलब कि मार्क्स जो हैं वो द्वंद्वात्मक सिद्धांत को हीगल के सिद्धांत से लेते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? द्वंद्वात्मक पद्धति है कि विरोधी विचारों या विरोधी तर्कों को एक साथ टकराया जाता है और जो तर्क एक दूसरे को काट देते हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है और जो तर्क एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है। हीगल अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में मानते हैं कि सृष्टि की रचना जो है द्वंद्वात्मक पद्धति से हुई है, वाद विवाद और संवाद। पहली वाद जो होता है, पहले वाद अस्तित्व में आता है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होता है, उनमें कुछ अंश सत्य होते हैं और कुछ असत्य होते हैं, तो उसके विरोध के रूप में प्रतिवाद आता है। प्रतिवाद भी पूर्णतः सत्य नहीं होता है, कुछ सत्य होता है कुछ असत्य होता है। तो दोनों विचार जब आपस में टकराते हैं तो जो असत्य विचार हैं, जो असत्य है वो हट जाता है और जो सत्य है वो मिलकर एक नए वाद को जन्म देता है जिसको संवाद कहते हैं। अतः हीगल मानते हैं कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत से इस सृष्टि की रचना हुई है और भौतिकवाद जो है सृष्टि का मूल तत्व है।
मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व है जो पदार्थ है। भौतिक पदार्थ हमें दिखाई देता है इसलिए वह सत्य है, और जो हमें दिखाई नहीं देता है वह असत्य है। मतलब कि मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, वही चीज़ें सत्य हैं, वही मूल तत्व हैं। जैसे कि हमें कापी, कलम, किताब या रूम, मकान, कोई भी जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वही सत्य हैं, और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वो असत्य हैं। हीगल मानते हैं कि राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, जबकि मार्क्स जो हैं मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बल्कि मूल पदार्थों ने बनाया है। मतलब कि हीगल मानते हैं कि राज्य जो है धरती पे ईश्वर की शोभा यात्रा है, राज्य जो है, सृष्टि जो है ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। लेकिन मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि ईश्वर ने नहीं बल्कि मूल पदार्थों ने बनाया है, क्योंकि मार्क्स का मानना है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, अतः वह असत्य है। सत्य क्या है? जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, वही मूल पदार्थ है। अतः मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि को ईश्वर नहीं बल्कि मूल पदार्थ ने बनाया है। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया था और उसको क्या है, पैरों के बल पृथ्वी पर खड़ा कर दिया। मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, मार्क्स पहले तो ये बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत से सृष्टि की रचना हुई है, और भौतिकवाद पृथ्वी की जो भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं वही मूल तत्व हैं, वही मूल तत्व हैं, वही सब। तो मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती हैं। पदार्थ क्या है? जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें को हम महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे मूल तत्व हैं। और प्रत्येक पदार्थ के जो भी दिखाई देती हैं उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। तो मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह गतिशील होता है, प्रत्येक पदार्थ में गतिशील होती है, भले ही वह गति जो है कम हो या ज़्यादा हो। जो पदार्थ हमें स्थिर दिखाई देता है उसमें भी गति होती है। जैसे कि हम किसी मकान को देख लें, मकान देखने में तो स्थिर रहता है लेकिन वह भी गतिशील रहता है, और यह जो गति है ना, वो ईश्वर के कारण नहीं होती है, बल्कि वह गति स्वयं उसके आंतरिक गुण, उसके अंदर के जो भी गुण हैं उसके कारण होती है। दूसरा, मार्क्स पदार्थ की विशेषता में बात करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वह परिवर्तनशील होता है। मार्क्स मानते हैं कि प्रकृति में गति होती है, और प्रकृति में गति के कारण प्रत्येक पदार्थ जो है वो परिवर्तित होता रहता है। वस्तु का निर्माण एवं नष्ट होने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि हम गेहूं के एक दाने को ले लेते हैं, गेहूं के एक बीज को ले लेते हैं। गेहूं का एक बीज है, उसको हम वाद मान लेते हैं, उसको मिट्टी में बोना उसको हम प्रतिवाद मान लेते हैं। उससे जो निकलेगा पौधा वो प्रतिवाद होगा, वो पौधे से बाली निकलेगी, वो क्या होगा, संवाद होगा, क्योंकि उसमें और भी गेहूं मिलेंगे जो कि एक नए बीज को जन्म देंगे। इस तरीके से मार्क्स बोलते हैं कि वस्तुओं का निर्माण एवं नष्ट होने की प्रक्रिया चलती रहती है, वस्तुएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। परिवर्तन जो है सृष्टि का शाश्वत नियम है। जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा है जो जन्म लेता है, वो धीरे धीरे किशोरावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, फिर जाके वो मर जाता है। तो ये फिर कोई बच्चा जन्म लेता है, युवावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद से मर जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है। वस्तु जो है, कोई भी वस्तु है, उसका निर्माण होता है और वह नष्ट होता है। यह परिवर्तन जो है वही सृष्टि का शाश्वत नियम है। मार्क्स मानते हैं कि ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और यही जो परिवर्तन है वो सृष्टि का शाश्वत, सृष्टि का नियम है।
पदार्थ की अगली विशेषता के बारे में मार्क्स कहते हैं कि विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। मतलब कि मार्क्स मानते हैं कि विश्व की जो भी वस्तुएं हैं वे सभी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अगर जो कोई एक वस्तु में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन दूसरे वस्तु के भी परिवर्तन का कारण बनता है। मतलब कि कोई एक वस्तु परिवर्तित हो रही है तो दूसरा वस्तु भी परिवर्तित होगा। प्रत्येक पदार्थ जो है वे सभी वस्तुएं जो हैं वे एक दूसरे से संबंधित रहती हैं और वे एक का परिवर्तन जो है दूसरे का परिवर्तन का कारण बनती है। किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिए दूसरे वस्तु का उस वस्तु के साथ संबंध को समझना पड़ेगा। मार्क्स मानते हैं कि सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। अगर जो किसी वस्तु को या किसी चीज़ को समझना है तो उसके साथ जो चीज़ें संबंधित हैं उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग पूंजीवाद को ले लेते हैं, तो पूंजीवाद को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले उसके जन्म होने के समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में पूंजीवाद का उदय हुआ, तभी हम पूंजीवाद के उदय के कारण को जान सकते हैं। और जब उसके उदय का कारण जान जाएंगे तो उसको ख़त्म करने का भी रास्ता या ख़त्म करने का उपाय भी हमारे सामने पता चल जाएगा या हमारे सामने समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मार्क्स के अगली पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। तो मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में आंतरिक विरोध होता है। मार्क्स मानते हैं कि सभी पदार्थ में एक आंतरिक विरोध होता है और ये आंतरिक विरोध जो है ये चीज़ों को बनाने, बिगाड़ने या उन्हें प्रत्येक पदार्थ में सृष्टि के कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें आंतरिक विरोध ना हो। और इन आंतरिक विरोध जो है सृष्टि का नियम है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी लोहे को ले लेते हैं, लोहे का एक टेबल ले लेते हैं। लोहा का टेबल जो है बहुत ही कड़ा होता है, वो जल्दी उसमें बहुत ही कड़ापन रहता है और वो क्या बोलते हैं भार सहन कर सकता है, कितना भी भार पड़े वो सहन कर सकता है। वो बनाने से पहले क्या होता है, लोहा को पिघलाया जाता है। उस टाइम लोहा बहुत ही नरम रहता है, वो जिस भी आकार में चाहें उस आकार में हम ढाल सकते हैं और उस आकार में ढल जाने के बाद से वो टाइट हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है और भार को सहन कर सकता है। अतः मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में आंतरिक विरोध होता है। तो लोहे में एक तो कड़ापन है, बहुत ही टाइट है, दूसरी तरफ नरम है, तरल भी है। इसके अलावा एक और उदाहरण लेके हम समझते हैं कि कोई लकड़ी को ले लेते हैं। लकड़ी कड़ा भी होता है, लकड़ी में कड़ापन भी होता है और नरमी भी होती है। लकड़ी यदि उसमें कड़ापन न रहे, मजबूती न रहे तो उससे जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, मान लीजिए कुर्सी या मेज कुछ भी बनाया जाता है, अगर जो कड़ापन नहीं रहेगा तो वो बोझ को सहन नहीं कर पाएगी, लकड़ी टूट जाएगी। अगर जो लकड़ी में नरमी ना हो, अगर जो वह नरम ना हो तो लकड़ी को काटना मुश्किल हो जाएगा। तो लकड़ी में क्या है, कड़ापन है और नरमी भी है। अतः मार्क्स कहते हैं कि इसी तरह प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं सब में आंतरिक विरोध पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। तो मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में आंतरिक संघर्ष होता है। आंतरिक संघर्ष होना भी प्रत्येक पदार्थ की जो है विशेषता होती है। प्रत्येक पदार्थ में दो विरोधी तत्व होते हैं। मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है उनमें आंतरिक संघर्ष होता है। प्रत्येक पदार्थ में दो विरोधी तत्व होते हैं जिनमें संघर्ष होता है और एक नए पदार्थ का जन्म होता है। ये संघर्ष जो है, प्रत्येक पदार्थ का आंतरिक संघर्ष जो है एक नए पदार्थ को जन्म देता है। यह परिवर्तन जो है या विकास जो है संघर्ष के कारण ही होता है। प्रत्येक पदार्थ में जो आंतरिक संघर्ष होता है उसी के कारण परिवर्तन या विकास होता है। आंतरिक संघर्ष के कारण होने वाला परिवर्तन हमको अच्छा लगे या बुरा, किंतु यह परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है जिसको बदला नहीं जा सकता है।
आंतरिक विरोध के कारण जो सृष्टि में बदलाव आता है उसको मार्क्स द्वंद्वात्मक विकास कहते हैं। मार्क्स द्वंद्वात्मक विकास को हीगल के वाद विवाद और संवाद का वाद प्रतिवाद और संवाद की जो पद्धति है उसके आधार पे देखते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ें पूर्णतः सत्य नहीं होती हैं। आंतरिक संघर्ष के का एग्जाम्पल देखते हैं कि हीगल जैसे अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में वाद विवाद और संवाद 3 चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं। वाद क्या है कि वाद पहले अस्तित्व में आता है जो पूर्णतः सत्य नहीं होता है। इसके विरोध में प्रतिवाद जन्म लेता है। प्रतिवाद भी पूर्णतः सत्य नहीं होता है। तो दोनों में आंतरिक संघर्ष होता है। दोनों का आंतरिक संघर्ष में जो चीज़ें असत्य हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जो सत्य हैं उनको मिलाकर एक नई चीज़ जो कि संवाद होता है वह अस्तित्व में आता है। संवाद है जो वह भी पूर्ण नहीं होता है और ये एक नए वाद को जन्म देता है। अतः मार्क्स मानते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ जो है अपने आंतरिक स्वभाव के कारण विकसित होता है और आंतरिक विरोध के कारण गतिशील होता है। मतलब कि सृष्टि का मूल तत्व जो है पदार्थ है, अपने आंतरिक स्वभाव के कारण वह विकसित होता है या उद्भव होता है, उसका उद्भव होता है। और आंतरिक जो विरोध होता है, आंतरिक उसमें जो विरोध या आंतरिक संघर्ष होता है उसके कारण पदार्थ की गति जो है वह बनी रहती है। आंतरिक विरोध के कारण उनमें गतिशीलता होती है। अब बात करते हैं मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की। तो मार्क्स के वाद का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक के रूप में जाना जाता है। मतलब कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद के बिना अधूरा है। इस ऐतिहासिक भौतिकवाद को इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में होता क्या है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद इस मान्यता के साथ शुरू होता है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं। मतलब कि मार्क्स मानते ऐतिहासिक भौतिकवाद में कहते हैं कि इतिहास जो है आज तक विश्व के आज तक इतिहास जो है उसका निर्धारण कौन सा करता है, आर्थिक संबंध जो है वही समाज की प्रगति के रास्ता का निर्धारण करते हैं। और यही आर्थिक संबंध जो है समाज के राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक और नैतिक संबंध या नैतिक राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक या नैतिक संबंधों के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। मार्क्स मानते हैं कि समाज में 2 तत्व होते हैं। समाज में 2 तत्व प्रमुख होते हैं। पहला क्या है, आधार, और दूसरा अधिरचना। मार्क्स मानते हैं कि समाज का सबसे प्रमुख तत्व जो है वो आधार होता है। आधार मतलब उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणाली जो है वह सबसे प्रमुख होता है। किसी भी समाज में उत्पादन प्रणाली सबसे प्रमुख होता है। और आधार में परिवर्तन से अधिरचना में भी परिवर्तन होता है। अधिरचना किसे कहते हैं, सामाजिक संस्थाएं। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं जैसे कि सामाजिक राजनीतिक कानूनी धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। मतलब कि उत्पादन प्रणाली में अगर जो चेंजिंग होती है, उत्पादन प्रणाली में अगर जो बदलाव आता है तो समाज के सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, समाज के राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, कानूनी स्थिति में परिवर्तन आएगा, यहाँ तक कि धार्मिक स्थिति में भी परिवर्तन उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही होता है। मार्क्स ऐसा मानते हैं। मार्क्स मानते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य के सारे सामाजिक संबंध जो हैं वो बदल जाते हैं। मार्क्स मानते हैं कि जब उत्पादन जो है हाथ की चक्की से होता था तब सामंतवाद अस्तित्व में आया था, और जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगा तो पूंजीपति उद्योगपति का उदय हुआ था।
फ्रेडरिक एंगल्स जो थी वो अपनी चर्चित पुस्तक सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक जो कि 1892 में प्रकाशित हुआ था, उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात करती हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है इतिहास की यात्रा के बारे में बतलाता है। इतिहास की यात्रा मतलब कि अब पूर्व से लेके आज तक के इतिहास के बारे में जितने भी मुख्य मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन घटनाओं का मूल कारण और उनका प्रेरक शक्ति का पता लगाया जाता है। वो देखा जाता है कि वह घटनाएं क्यों हुई थी, समाज में ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था, उत्पादन की प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप समाज जो है किन किन वर्गों में विभाजित हुआ, इन वर्गों में एक दूसरे के विरुद्ध कैसा संघर्ष चला, ये पता लगाने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद की सहारा लेते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवस्थाएं जो थीं। मार्क्स जो हैं उत्पादन के साधनों के आधार पर इतिहास को 6 भागों में विभाजित करते हैं। मतलब कि मार्क्स ऐसा मानते हैं कि आज तक का जो इतिहास रहा है वो 6 शासन प्रणालियों या 6 युगों की तरह 6 भागों में विभाजित है। पहला मार्क्स उसमें क्या बोलते हैं कि पहला जो युग है वो आदिम साम्यवाद का युग था। आदिम साम्यवाद के युग में क्या होता है कि इसमें जो है आदिम साम्यवादी युग में यह जो है मनुष्य के जीवन की प्रारंभिक अवस्था थी। इसमें संपत्ति जो थी वो सामूहिक संपत्ति थी। इसमें क्या है, शोषण का अभाव था, सबकी सामूहिक संपत्ति थी, सभी व्यक्ति स्वतंत्र रहते थे। इसमें किसी का किसी से बैर नहीं था, सभी लोग स्वतंत्र थे, कोई किसी का दास नहीं था, कोई किसी का स्वामी नहीं था, सभी अपने अपने मन के मालिक थे। दूसरा है कि मार्क्स मानते हैं कि जब हल का आविष्कार हुआ, जब कृषि का आविष्कार हुआ, हल का आविष्कार हुआ जिससे कृषि होने लगी, तो कुछ लोग क्या हैं कि भूमि पे अधिकार जमा लेते हैं। जब हल का आविष्कार होता है तो कुछ लोग भूमि पे अधिकार जमा लेते हैं और कुछ लोग जो हैं उस भूमि पर उनके अधीन जो हैं, जो अधिकार किए हुए हैं उनके अधीन कार्य करने लगते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, दास कहा जाता है। तो मार्क्स मानते हैं कि दूसरा युग जो है, जब कृषि का आविष्कार होता है तब आता है दास युग। उसमें कुछ लोग कृषि भूमि को अधिग्रहण कर लेते हैं या उस पर अधिकार कर लेते हैं और कुछ लोग से उनमें खेती करवाते हैं या उनमें काम करवाते हैं, जिनको दास कहा जाता है। तो इस तरीके से दास युग से क्या होता है, समाज 2 वर्गों में विभाजित होता है। इसमें पहला वर्ग है जो स्वामी, जो कि खेतों पे अधिकार कर लिए हैं, और दूसरा दास जो उनमें काम करते हैं। दास युग में मालिकों की संख्या कम होती है और दासों की संख्या ज़्यादा होती है। अतः जो मालिक होते हैं उनको उनके मन में डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दास हैं, जो उनसे संख्या में काफ़ी ज़्यादा हैं, वे विद्रोह न कर दें और उन्हें नष्ट ना कर दें। तो उनका डर जो है, उनको डर को नियंत्रित करने, दासों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए जो मालिक हैं वे राजसत्ता की स्थापना करते हैं। राजसत्ता में क्या है जैसे कि कानून, पुलिस, जेल, शासन संचालन की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि दास को नियंत्रित किया जा सके। दास जो है वो उनके शक्ति का अधिग्रहण ना कर ले, इसलिए शासन व्यवस्था की स्थापना, राजसत्ता की स्थापना की जाती है, जिससे कि दास नियंत्रित में रहें। धीरे धीरे क्या है कि बैलों से खेती करना स्टार्ट हो जाता है। जब बैल से खेती स्टार्ट हो जाता है, बैल के जू का आविष्कार हो जाता है, तो बड़े बड़े सामंतों का उदय होने लगता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब कई किसानों का खेत जो है मिला के, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे सामंत जमींदार टाइप के, तो उनका उदय हो जाता है। तो जो दास रहते हैं वे कृषक बन जाते हैं। जमींदार
जो सामंत होते हैं उनका खेत लेके दास जो हैं कृषक बन जाते हैं, उनमें कृषि करने लगते हैं। तो कौन सा युग आता है? सामंती युग आता है। तो इस व्यवस्था में भी मार्क्स मानते हैं कि समाज दो विरोधी वर्गों में बटा होता है। पहला वर्ग जो है वो कौन सा है? वो सामंत है, और दूसरा है किसान। इसमें सामंत जो हैं वो किसानों का शोषण करते हैं, परंतु इस सामंती युग में ही अनेक वस्तुएं जैसे मशीन, हथकरघा उद्योग आदि का आविष्कार होता है, और मशीन का आविष्कार होने पर जो सामंती समाज है वह पूंजीवादी समाज में बदल जाता है। मार्क्स मानते हैं कि पवन चक्की के आविष्कार के साथ सामंतवाद आया था, लेकिन भाप के इंजन के साथ पूंजीवाद अस्तित्व में आया। तो जब मशीन या उद्योग का आविष्कार होता है तो पूंजीवादी युग अस्तित्व में आता है। तो मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवादी समाज जो है इसमें भी शोषण और शोषित दो विरोधी वर्ग होते हैं। शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, और शोषित वर्ग जो है वो उद्योगों में श्रम करता है। जो पूंजीपति होते हैं वे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, और जो सर्वहारा वर्ग हैं वे शोषित होते हैं, वे उनके उद्योगों में श्रम करते हैं और शोषित होते हैं। पूंजीपति वर्ग जो है वे मजदूरों के श्रम का पूरा मूल्य नहीं चुकाते, उनके श्रम का पूरा लाभ खुद लेते हैं, उनको थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो दास की जो सर्वहारा वर्ग है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती चली जाती है। और आगे चल के मार्क्स मानते हैं कि पूंजीपति समाज जो है उनमें भी पूंजी का केंद्रीकरण होने लगता है। मतलब कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वे छोटे छोटे पूंजीपतियों की जो उद्योग हैं उनको नष्ट करते हैं। तो पूंजीपति वर्ग जो है वो सिकुड़ता चला जाता है। मतलब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही सारे उत्पादन के साधन होते हैं, और जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि श्रमिकों का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब श्रमिकों का शोषण बढ़ जाता है तो उनमें एक वर्ग चेतना का उदय होता है, और उस चेतना के कारण ही वे जो मजदूर हैं, सभी मजदूर हैं, वे संगठित होकर पूंजीपति वर्ग को धराशायी कर देते हैं, या उनकी शक्ति को छीन लेते हैं, उनके उद्योग को छीन लेते हैं, और क्या करते हैं कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं। इस प्रकार से समाजवादी युग का आरंभ होता है। समाजवादी या सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की अवस्था, इसमें जो है श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं। उत्पादन के साधनों पर पहले जो कि पूंजीपति नियंत्रण रखते थे, तो मजदूर वर्ग जब संगठित हुए तो पूंजीपति वर्ग से ये उत्पादन के साधन की बागडोर छीन लिए और समाजवादी युग की नींव रखते हैं। और समाजवादी या सर्वहारा वर्ग की अधिनायक अवस्था में पूंजीपति जो हैं वे जो सर्वहारा वर्ग है वह उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। इस समाजवादी युग में क्या होता है कि पूंजीवादी अवशेषों को मिटाया जाता है, इसमें पूंजीपतियों का शोषण किया जाता है। मार्क्स समाजवादी युग के बारे में कहते हैं कि इसमें लुटेरों को लूट लिया जाता है। मतलब कि जो इसमें पूंजीपति जो पहले मजदूर वर्ग का शोषण करते थे, अब मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग का इस समाजवादी युग में शोषण करता है। इस युग में जो है सत्ता का प्रयोग है, शासन संचालन या सत्ता का जो प्रयोग है वो शासक वर्ग की स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि इसमें शोषण की परंपरा को समाप्त करने के लिए सत्ता का प्रयोग होता है। मतलब कि इसमें सत्ता का प्रयोग किया जाता है ताकि कोई किसी का शोषण ना कर पाए। तो मार्क्स कहते हैं कि जब संपूर्ण समाज श्रमिक वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, मार्क्स कहते हैं कि समाजवादी युग में जब पूंजीपति जो हैं, उद्योगपति जो हैं, उनको लूट लिया जाएगा, उनको समाप्त कर लिया जाएगा, तो सभी मनुष्य जो हैं एक बराबर में आ जाएंगे। तब क्या है कि सभी समाज जो है श्रमिक वर्ग बन जाएगा, सभी समाज एक बराबर में आ जाएंगे।
तब जो है एक वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी, जहाँ पे ना तो कोई वर्ग होगा, ना ऊंच नीच का भेदभाव होगा, ना ही उसमें शोषण होगा। तो ऐसी समाज की स्थापना होगी। और जब वर्ग विहीन समाज बनेगा तो ऐसे समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे राज्य को क्यों बनाया गया? क्योंकि जमींदारों या पूंजीपतियों या जो उच्च वर्ग थे, उनको यह डर था कि ये सर्वहारा वर्ग है, जो वो कहीं इनकी शक्ति को नष्ट ना कर दें, इसलिए राज्य व्यवस्था बनाकर उनकी शक्तियों का दमन किया जाता था। तो जब साम्यवादी युग में जब सभी लोग बराबर हो जाएंगे, कोई किसी से ऊंचा नहीं रहेगा, कोई किसी से नीचा नहीं रहेगा, सभी लोग क्या है कि सभी लोग श्रमिक वर्ग में आ जाएंगे, तो यहाँ पे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अतः ये जो साम्यवादी युग होगा ये राज्य विहीन होगा, शोषण विहीन होगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी इस साम्यवादी युग में। और यही मार्क्स के अनुसार ये जो है साम्यवादी युग है, ये इतिहास का या कह लें कि राज्य व्यवस्था का या शासन व्यवस्था का सबसे उच्च स्तर, सबसे उच्च युग होगा, सबसे विकास के लक्ष्य के सबसे निकट होगा, वो साम्यवादी युग होगा। तो मार्क्स मानते हैं कि ऐतिहासिक क्रम में प्रत्येक अवस्थाएं चाहे कितनी ही खराब क्यों न हो, वह अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है, क्योंकि यह विकास के लक्ष्य के निकट होती है। इसीलिए मार्क्स को प्रगतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कि मार्क्स मानते हैं कि ऐतिहासिक क्रम में ये जो 6 युग हैं, इन छह युग, सभी युग एक दूसरे से क्या है कि पिछली अवस्था, प्रत्येक युग जो है अपने पिछली अवस्था से उत्तम रही है। मतलब कि जो दास युग है ये आदम साम्यवादी युग से अच्छा रहा है, क्योंकि ये दास युग है जो विकास के लक्ष्य के निकट है। दास युग में भी कुछ न कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से सामंतवादी युग अस्तित्व में आता है। ये भी अपने पिछले युग से, दास युग से काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियों की वजह से पूंजीवादी युग आता है, ये भी, इनमें भी कुछ कमियां हैं। इसी तरीके से साम्यवादी युग आता है। साम्यवादी युग जो है वो विकास के लक्ष्य के काफ़ी निकट है, या इसको मार्क्स जो है आदर्श युग मानते हैं, और साम्यवादी युग को अपना आदर्श युग मानते हैं। इसे विकास के लक्ष्य के काफ़ी निकट मानते हैं। और मार्क्स का यही सिद्धांत की वजह से मार्क्स के सिद्धांत को प्रगतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।